नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। वक्त हो चुका है खबर उत्तराखंड का और उत्तराखंड में बात करेंगे आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसकी शुरुआत 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से की थी। इस क्रम में केंद्रीय संचार ब्यूरो और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और भारत सरकार के प्रादेशिक कार्यालय के साथ देहरादून की ओर से 18 से 22 अगस्त 2022 तक पवेलियन ग्राउंड देहरादून के अंदर स्वतंत्रता संग्राम और सेनानियों पर आधारित 5 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है और कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल के द्वारा करवाया जाएगा। आपको ये जानकारी दें कि 5 दिनों तक चलने वाले इस प्रदर्शनी में गुमनाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष और उत्तराखंड के स्वतंत्रता वीरों की गाथा के साथ विभाजन की विभीषिका और केंद्र सरकार की 8 साल की उपलब्धियों का लगभग 100 से ज्यादा पैनल लगाए जाएंगे और इसको लेकर विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। मार्च को दोबारा किया और हम लोगों ने आजादी का अमृत महोत्सव पिछले 75 सप्ताह तक मनाते हुए आज 15 अगस्त को कल्मिनेशन हुआ 2 दिन को। तो इस पूरे क्रम में हम हर घर तिरंगा, स्वतंत्रता दिवस और आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय देहरादून की भी एक महत्ता है और राष्ट्रीय पटल पे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम देहरादून के पवेलियन ग्राउंड पे ला रहे हैं और इस पवेलियन के जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए हम लोगों तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अपने प्रदेश के उन गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदेश के सभी मानस पटल पर उतारने का। तो उधर दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार कोटद्वार पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है और इस दौरान कोटद्वार में शुरू होने जा रही अग्निपथ भर्ती योजना का सीएम धामी ने शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद पौड़ी निवासी दिवंगत देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को भी नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और ये कहा कि तमाम देशवासी जो हैं वो बिपिन रावत को याद करते हैं और वो हमारे देश का गौरव है। श्रीमती रेखा आर्य जी। मैं सबसे पहले तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अग्निवीर योजना को देश के लिए लाए हैं, देश के नौजवानों के लिए लाए हैं, देश की सेना के लिए लाए हैं। निश्चित रूप से अग्निवीर योजना के लागू होने से जहां नौजवानों को सेवा का अवसर प्रदान होगा, रोजगार का अवसर प्रदान होगा, वहीं एक बड़ी फौज देश के अंदर काम करने के लिए तैयार होगी जिनमें अनुशासन, देशभक्ति और जो जज्बा है वो सारा का सारा उस अग्निवीर योजना के जो समय काल होगा उस समय काल से। तो वहां पर देहरादून के अंदर सहकारिता सम्मेलन का आगाज हुआ है और इसमें प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मौजूद रहे। डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया है। उन्होंने प्रदेश सरकार की किसानों के हित में लिए गए काफी प्रयासों की सराहना की और इसके लिए उन्होंने किसानों को चयनित किया जाएगा और किसान अपना व्यवसाय इससे करते हुए नजर आ सकते हैं। उन किसानों को देश के अंदर 7 राज्यों के साथ ही विदेशों में भी भेजा जाएगा ताकि वो लोग वहां पर सरकारी खर्चे से अध्ययन कर सकें और अपनी खेती में उसको प्रयोग कर सकें। भारत सरकार ने अब एक नया मंत्रालय बना दिया है केंद्र और देश के गृह मंत्री जी सहकारिता मंत्री के रूप में पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं। हमारे राज्य ने 5 नए आयाम कोऑपरेटिव के क्षेत्र में जोड़े हैं। पहला हमने ये किया है कि मुख्यमंत्री घसारी कल्याण योजना का लॉन्च किया। दूसरा, हमारे राज्य में हमने जितनी साधन सहकारी समिति है उनको बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति। तो वहीं पर उत्तराखंड के नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट आज मंगलौर पहुंचे जहां पर उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत हासिल की। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का शुभारंभ किया और वहीं पर इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहली बार मंगलौर के गुरुकुल नारसन पहुंचे महेंद्र भट्ट का जोरदार स्वागत किया। जब से महेंद्र भट्ट भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से उत्तराखंड के हर विधानसभा का भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। पंचायत का चुनाव है। मंगलौर विधानसभा में कार्यकर्ता उत्साहित हूँ। इस दिवस शक्ति केंद्र सही हो जाए उससे ऊपर के सब कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहा हूँ
और यहाँ की जिला पंचायत क्षेत्र है उसमें भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए हम अपनी रणनीति को तैयार। उधर खबर अब हल्द्वानी से आ रही है, जहां पर हल्द्वानी के निवासी सियाचिन के ऑपरेशन में मेघदूत के दौरान शहादत पा चुके लवंश नायक चंद्रशेखर के पार्थिव शरीर पर उनका घर जो है, उनके घर पार्थिव शरीर पहुंचा और पार्थिव शरीर पहुंचने पर माहौल जो है गमगीन हो गया और शहीद चंद्रशेखर की पत्नी शांति देवी अपने पति के पार्थिव शरीर को देखकर रो पड़ी और उस समय का माहौल पूरी तरह से भावुक होता हुआ नजर आया। मौजूदा तमाम लोगों की आंखें नम हो गई और आंसू के बीच जो है उनके पार्थिव शरीर को वहां पर रखा गया। शहादत पर गर्व देखते हुए तमाम लोगों का दिखता नजर आया और इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर पहुंचते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने शहीद चंद्रशेखर को हमेशा याद रखने की और उनके मार्गदर्शन पर चलने की बात कही। अब करना कोई गाड़ी मेरा मैडम ले गया। वह आने वाली पीढ़ियों के, हमारे उत्तराखंड राज्य के और देश के, क्योंकि वो केवल एक परिवार के नहीं हैं, संपूर्ण भारतवर्ष के हैं। इसलिए हम उत्तराखंड सरकार हमारी हर प्रकार से उनको अपनी स्मृति में सजोने का काम करेगी और उनकी स्मृतियां हमारे बीच में हमेशा बनी रहे, उसके लिए हम निरंतर आगे जो है अपने सैन्य धाम जो हमारा बन रहा है उस सैन्य धाम में भी उनकी स्मृति को वहां पर सजोकर रखने का काम होता है। आज का पल अपने आप में बहुत ही ज्यादा गमगीन है क्योंकि 38 साल बाद में उनका पार्थिव शरीर हम सब के बीच में पहुंचा है। मैं समझती हूँ कि शायद हर परिजन जो कि अपने ऐसा व्यक्ति जो घर का जो कि शहीद हुआ हो, उसका अंतिम क्षण वो यही देखता है कि काश वो हमको एक बार देखने को मिल जाए। आज ईश्वर ने वो दिन उनको दिया। निश्चित रूप से चंद्रशेखर हरबुला जी 38 साल पूर्व देश के लिए शहीद हो गए। आज उनका पार्थिव शरीर हल्द्वानी उनके आवास में पहुंचा है। बहुत दुखद है। उस परिवार ने बहुत कष्ट झेले हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए लगातार प्रार्थना। खबर गदरपुर से है। गदरपुर के नगर पालिका कार्यकाल का एडीएम ललित नारायण मिश्रा ने औचक निरीक्षण किया और इसी मौके पर उधम सिंह नगर जिले के एडीएम ने कहा है कि नगर पालिका का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। उन्होंने आगे कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक प्रतिबंध को पूरी तरह से लागू करवाना है और नगर पालिका के सफाई कार्यों से संबंधित प्रश्न पत्रों की भी जांच करवाई जाएगी। तो वहीं पर नगर पालिका में प्रमाण पत्र में देरी को लेकर भी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आगे से जो भी प्रमाण पत्रों में देरी की जाएगी तो मामले की कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटा जाएगा और इसके भी सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपको बताएं, ये गदरपुर की आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर व्यवस्थाओं का जो है जायजा लिया गया है और जायजे में जो भी खामियां पाई गई हैं उसको दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। एक्शन में एडीएम ललित जी जो है वो नजर आ रहा है और नगर पालिका कार्यालय का निरीक्षण किया गया। साफ तौर पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया क्योंकि इस बार जो है एक बड़े पैमाने पर बारिश भी हो सकती है और उसको लेकर एडीएम ललित नारायण मिश्रा जो है वो औचक निरीक्षण और साथ ही साथ लोगों को ये हिदायत दी जा रही है कि इस तरह से आपको साफ सफाई भी रखनी है। नगर पालिका कार्यकाल की हर एक चीज देखते हुए नजर आए और जो भी कागजात वहां पर मुहैया नहीं हुए उसको लेकर भी हिदायत दी गई है और ये कहा कि आगे से अगर कोई भी कमी पाई जाती है तो उसको लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्यालय में निरीक्षण होता है तो आज यहाँ औचक निरीक्षण नगर पालिका का किया गया है, जहाँ पे इसके जो कार्यालय है और इनमें जो इनके वर्क्स हैं उनको देखा गया है। तो वहीं पर उत्तराखंड के अंदर प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं को भोजन दिए जाने के संबंध में शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं और आपको बताएं कि शिक्षा विभाग को शिकायत ये मिली थी कि जो भोजन है वो सही नहीं मिल पा रहा। छात्र छात्राओं को भोजन माताओं की ओर से जूते चप्पल पहनकर भोजन वितरण किया जा रहा है और साथ ही साथ स्कूलों में शिक्षक और अन्य सभी बच्चों के भोजन ग्रहण करने के वाले स्थान पर जूता पहनकर जाते हुए नजर आए। इसके बाद अब विभाग ने दिशा और निर्देश भी जारी कर दिए हैं और बच्चों को पंक्ति पर बैठने के बाद भोजन माता और
हैंड ग्लव्स पहनकर साफ सुथरे तरीके से भोजन वितरण करने की हिदायत दी गई और जूते चप्पल का कतई प्रयोग नहीं किए जाने की भी हिदायत दी गई। आपको बताएं ये देहरादून की खबर है जहां पर जूते चप्पल पहनकर भोजन वितरण नहीं किए जाने चाहिए। शिक्षा विभाग ने ये निर्देश जो हैं वो जारी किए और माताओं की लापरवाही भोजन में उसको लेकर साफ तौर पर निर्देश दिए गए। जो बच्चे हैं उनको साफ सुथरा भोजन दिया जाए और एक बड़े पैमाने पर शिक्षा विभाग लगातार ये प्रयास कर रहा है कि उत्तराखंड के अंदर जो बच्चे हैं उनको एक शिक्षक के तौर पर भी देखा जाए और साथ ही साथ एक बड़े पैमाने पर बच्चों का भविष्य भी उज्जवल होता हुआ नजर आए। प्रदेश में अभी हमने सेंट्रल किचन 5 जगह में बनाए हैं और हमारा प्रयास है कि हम 95 के 95 ब्लॉकों में एक सेंट्रल किचन बनाएंगे जहां से कि बच्चों को जो है शुद्ध जो है भोजन भी मिल जाएगा और गर्म भोजन भी मिल जाएगा। जहां अभी व्यवस्था नहीं बन पा रही है वहां हमने स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइन है और भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उन गाइडलाइनों को सभी भोजन माताओं को भेज। तो वहीं पर हरिद्वार के अंदर सरकारी डॉक्टरों की लापरवाही मरीज के लिए काफी ज्यादा मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है और जिला अस्पताल पिछले करीब 3 महीने से बिना सर्जन के चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 महीने पहले सर्जन डॉक्टर उदय शंकर बलूनी का हरिद्वार जिला अस्पताल में ट्रांसफर हो गया था, लेकिन डॉक्टर बलूनी अभी तक जिला अस्पताल में चार्ज लेने के लिए नहीं पहुंच पाए। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने ज्वाइन न होने को लेकर डॉक्टर के वेतन पर रोक लगा दी है और मामले की रिपोर्ट पर डीजी हेल्थ को भेज दी गई है। बिना सर्जन के मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अस्पताल प्रशासन मजबूरन मरीजों को बाहर रेफर करता हुआ नजर आ रहा है। ये हरिद्वार की आप तस्वीरें देख रहे हैं क्योंकि हरिद्वार एक ऐसा शहर जहां पर स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंताएं लोगों की बढ़ जाती हैं और एक बड़ी खामी अब यहां से देखने को मिली जहां पर बिना सर्जन के अस्पताल चलता हुआ बीते 3 महीने से दिखाई दे रहा है। ट्रांसफर हो गया है और ट्रांसफर के बावजूद भी जो डॉक्टर साहब हैं वो अपना चार्ज लेने के लिए नहीं पहुंचे। इससे पहले काफी ऐसी खबरें आपने उत्तराखंड और हरिद्वार के साथ साथ तमाम शहरों की सुनी होंगी जहां पर मशीनें पहुंच जाती हैं लेकिन वहां पर चलाने वाले लोग जो है वो मुहैया नहीं हो पाते और ये हाल चिकित्सा के साथ साथ तमाम ऐसी सुविधाओं का है जो उत्तराखंड वासी को मिलनी चाहिए। और एक और खामी ये हरिद्वार से निकलकर सामने आ रही है जहां पर डॉक्टर के ना पहुंचने से मरीजों को बाहर रेफर किया जा रहा है और उनको दूसरी जगह दिखाने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि बड़े अधिकारियों को इससे रूबरू करवा दिया गया है और उनका वेतन जो है वो रोका गया है। लेकिन लापरवाही इस कदर है उत्तराखंड के अंदर कि एक बड़े पैमाने पर जो इलाज लोगों का होना चाहिए, जो लोगों का इलाज सफल होना चाहिए, वो धरातल पर होता हुआ दिखाई नहीं देता। 3 महीने हो गए ट्रांसफर हुए लेकिन डॉक्टर साहब जो है वो अपना चार्ज लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जिला अस्पताल हरिद्वार में तैनात सर्जन उदय शंकर बलूनी मई माह से लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं। उनका वेतन तो हमारे स्तर से रुका हुआ है। हमने ऊपर डीजी ऑफिस को सूचना भेजी थी इनके बारे में, तो डीजी ऑफिस ने पुनः अनुपस्थिति के संबंध में आख्या मांगी है ताकि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। उधर खबर उधम सिंह नगर से आ रही है जहां पर अवैध खनन माफिया चोरी छुपाने और अपने कारनामों का अंजाम देने में लगातार लगे हुए हैं और इसको रोकने के लिए प्रशासन लगातार अपनी मुहिम चलाता हुआ नजर आता। इस क्रम में जयपुर वन क्षेत्र अधिकारी राजकुमार सिंह ने अपनी टीम के साथ अवैध रूप से खनन करने वाले 7 ट्रकों को कब्जे में ले लिया है और कार्रवाई को अंजाम मुखबिर की सूचना पर दी गई है। राजकुमार सिंह ने बताया है कि वन विभाग आगे भी इसी तरह से कार्रवाई करता रहेगा और अवैध खनन करने वाले काले कारोबारियों को बख्शा नहीं जाएगा और जो भी इनकी सजा बनेगी इनको दी जाएगी। ये खबर आपको जसपुर की बता रहे हैं। अवैध खनन एक बड़े पैमाने पर यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है और एक बड़े पैमाने पर 7 ट्रकों को एक साथ जब्त किया गया। अवैध खनन पर प्रशासन की भी एक बड़ी कार्रवाई यहां पर होती हुई नजर आई, लेकिन अवैध खनन वाले जो हैं वो अपने कारनामों से बचते हुए नजर नहीं आते हैं और एक बड़े पैमाने पर अवैध खनन करते हुए दिखाई देते। इसका प्रभाव ये पड़ता है कि पुलिस और प्रशासन को इसको लेकर कार्रवाई करनी पड़ती है और 7 ट्रक एक साथ जो है वो जसपुर वन क्षेत्र अधिकारियों ने
कार्रवाई की और उसमें जब्त किए। उसके बाद आगे की पुलिस कार्रवाई कर रही है। वन अधिकारी जो है आगे कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर यह निर्देश और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी इसमें लिप्त होगा, जो भी इस तरह के अवैध खनन करता हुआ नजर आएगा, उनमें से किसी एक को भी नहीं बख्शा जाएगा और हर एक को उसकी सजा दी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये यहां पर लगातार खड़ा हो रहा है कि जसपुर और जसपुर के साथ साथ उत्तराखंड और उत्तराखंड के साथ तमाम देश के अंदर एक बड़े पैमाने पर जो अवैध खनन की प्रक्रिया चल रही है, उसको लेकर क्या कुछ खाका धरातल पर तैयार किया जा रहा है जिससे ये अवैध खनन जो है रुकता हुआ नजर आए। प्रभागीय वनाधिकारी तराई पश्चिम वन प्रभाग के द्वारा जो है निर्देशित किया गया था कि किसी भी प्रकार की जो अवैध उपखनिज है बिना रॉयल्टी के वो न जाने पाए। तो इसी क्रम में उनके द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में जो 4 रेंजों की टीम का गठन किया गया, जिनमें उत्तरी जसपुर, दक्षिणी जसपुर, उधर टनकपुर और खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग एक हादसा हुआ है और बताया जा रहा है कि बीचई का रहने वाला 28 साल का सतीश चंद्र नाम का एक युवक एक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया और स्थानीय लोगों ने उसे एम्बुलेंस के माध्यम से संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार युवक के सिर में गंभीर चोट लगी। इस वजह से युवक की मृत्यु हो गई है और वहीं पर युवक के परिवार में पत्नी, माता, पिता व एक 6 साल की लड़की भी है, जिसका रो रो कर बुरा हाल होता नजर आ रहा है। ये टनकपुर और खटीमा हाईवे की आपको हम खबर बता रहे हैं, जहां पर एक 28 वर्ष के युवक का जो है वो हादसे में मृत्यु हो गई और टनकपुर खटीमा नेशनल हाईवे पर ये एक दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में युवक की मौत हुई है और युवक की मौत के पीछे जो है वो उसके सर में लगी चोट बताई जा रही है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ हुआ है कि इसके सर में चोट लगी है और उसके बाद इसकी ये मृत्यु हुई है। इसको लेकर पुलिस आगे की तफ्तीश करती नजर आ रही है कि आखिर किस तरह से ये पूरी घटना घटित हुई और जिससे टकराया है वो कहां है, और उसको लेकर भी आगे की पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। लेकिन दुखद बात यह है कि अपने पीछे ये अपने माँ बाप, बीवी और एक बच्ची को छोड़ गया है। खबर रुड़की से है, जहां पर नगर निगम चौक पर हजारों की संख्या में बसपा कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और राजस्थान में हुई घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया। इस दौरान बसपा प्रदेश प्रभारी नरेश गौतम के नेतृत्व में आक्रोश रैली निकाली गई और एसडीएम कार्यालय पुरानी तहसील में ये रैली पहुंचती हुई नजर आई, जहां पर उन्होंने पीएम और महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है और साथ ही आरोपी शिक्षक को फांसी देने की मांग भी की। आपको बता दें कि मटके से पानी पीने पर छात्रा की टीचर ने बेरहमी से पिटाई कर दी थी और इसके बाद छात्र की मौत हो गई थी और इस पूरे मामले पर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य ब्रजपाल ने कहा है कि आज भी देश में दलित समाज के साथ छुआछूत जैसे भेदभाव बेहद ही शर्मनाक और निंदनीय खबर है और बाद में बसपा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंप आरोपी शिक्षक को फांसी देने की मांग की है। ये तस्वीरें आप कैसे पानी ना पीने की दिया और उसके बाद पिटाई की, ये इतिहास दोहराया जा रहा। मैं जहां तक मेरी आवाज मेरे समाज के लोगों के पास जा रही, ये बाबा साहब के साथ भी हुआ था। हो सकता था वो बच्चा कल जाकर इस देश का कुछ अच्छा नागरिक एक अच्छी पोस्ट पर बन सकता था, लेकिन ये हमें पानी पीने की बात नहीं, हमें हमारी औकात याद दिलाई जा रही है। एक दलित समाज का जो बच्चा इंद्र कुमार मेघवाल था, उसकी उसने घड़े से पानी पी लिया तो उसके शिक्षक ने उसकी बहुत बर्बरता पूर्वक पिटाई कर दी, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। आज उसी के विरोध में यहाँ पर धरना प्रदर्शन रखा गया है। तो उधर दशहरा पर्व के ऊपर आयोजित होने वाली रामलीला सुव्यवस्था को लेकर दिनेशपुर नगर क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने रामलीला कमेटी का गठन किया है और सर्वसम्मति से योगेश मिगलानी को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस दौरान रामलीला कमेटी के संरक्षक के भोला शर्मा ने कहा है कि अध्यक्ष पद के लिए कई दावेदार आए थे, पर आम सहमति से योगेश
मिगलानी का नाम आगे रखा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 दिन तक चलने वाले रामलीला इस बार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और इस दौरान नवनियुक्त अध्यक्ष योगेश मिगलानी ने कहा कि मुझे जिम्मेदारी दी गई है और मैं अच्छे ढंग से सभी को लेकर अपने पद का दायित्व निभाता हुआ नजर आऊंगा। यह आपको दिनेशपुर की खबर बता रहे हैं, जहां पर रामलीला कमेटी का गठन किया गया और रामलीला कमेटी के गठन में यह फैसला लिया गया कि योगेश मिगलानी अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे और सर्वसहमति से ये अध्यक्ष बनाए गए। धूमधाम से रामलीला मनाई जाए, यानी कि कोरोना काल के बाद इस बार बड़े ही धूमधाम के साथ जो रामलीला है वो मनाते हुए तमाम दिनेशपुर के वासी और इस देश के वासी नजर आएंगे, क्योंकि कोविड काल की वजह से हर एक त्योहार जो है वो फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा था और कई सालों से, यानी कि 2 से ढाई सालों से जब भी जन्माष्टमी या रामलीला का त्योहार आता था वो बड़े ही नरम अंदाज से मनाया जाता था। लेकिन इस बार कमेटी ने यह तय किया है कि बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाया जाएगा और साथ ही साथ योगेश मिगलानी का अध्यक्ष नियुक्त होना और ये बताता है कि ये सर्वसहमति से हुआ है और रामलीला कमेटी का गठन इसमें किया गया। योगेश मिगलानी का नाम है। कई लोगों के इसमें नाम आए कि कई लोग ने स्वेच्छा से अपना नाम दिया और उसमें कमेटी की सर्वसम्मति से जो है अध्यक्ष और महामंत्री का और जितने पद थे सबका चयन किया गया है और उसमें सब लोगों ने जो लोग दावेदार थे सबने सहमति जताई है। आपसी में किसी के मन में कोई ऐसा विवाद नहीं। तो वहीं पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार देर शाम मुलाकात की है और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच जिला पंचायत चुनाव के अलावा अन्य दूसरे मुद्दों पर भी चर्चाएं की गई। आपको ये जानकारी दें कि हरीश रावत का ये आरोप है कि हरिद्वार के अंदर पंचायती लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और इसी को लेकर हरदा उपवास पर बैठने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन अब हरदा मुख्यमंत्री आवास पर उपवास में बैठने से पहले सीएम धामी से मुलाकात की और इस बैठक से पहले हरीश रावत ने ट्वीट कर ये लिखा है कि धामी जी ने सौहार्दपूर्ण भाव से मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरे आवास पर आकर मुझे भेंट दी थी और ये लगा कि उनसे भेंट लिया और उसके बाद उपवास पर बैठूंगा तो इससे मेरा छोटापन जाहिर होगा और इस मुलाकात से उनके सामने हरिद्वार का प्रसंग भी रखूंगा। और पूर्व सीएम हरीश रावत ने आगे ये भी लिखा कि मैं यूं ही उपवास पर नहीं बैठना चाहता। मुख्यमंत्री जी से बात करने के बाद फिर मैं अंतिम रूप से बैठने वाला हूं, क्योंकि इस बार वह आंशिक सांकेतिक उपवास नहीं करूंगा और बैठूंगा फिर उपवास पर ही बैठूंगा। पंचायती चुनावों में जिस तरीके से ग्रामीण नेतृत्व को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया है, परिसीमन और आरक्षण के वेपन का इस्तेमाल करके नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से जो चुनाव होना चाहिए था उसको प्रभावित करने की चेष्टा की गई। वो मैंने मुख्यमंत्री के सामने रखा। मैंने कहा मैं इतना व्यथित था, उसी के लिए मैंने कहा आपके घर पर मुझे उपवास का निर्णय लेना पड़ा। तो वहीं पर उत्तराखंड में लगातार प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं और इसी को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसमें सुधार एवं पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अलग नियमों की मांग काफी लंबे समय से की जा रही, जिससे आपदा में प्रभावित होने वाले पीड़ितों को जल्द से जल्द मुआवजा मिल सकेगा। और पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन नीति के बारे में बोलते हुए सांसद अजय टमटा ने कहा है कि वर्तमान आपदा नियमों में आ रही व्यवहारिक परेशानियों को देखते हुए केंद्र सरकार से वार्ता की जाएगी और इसके लिए मानक भी बनाए जाएंगे, जिससे आपदा से प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। आपदा के मानकों के लिए आपका कहना है कि जो भवन टूट जाते हैं, भवन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, खेतों के और रास्ते के और पानी की योजनाएं ध्वस्त हो जाती हैं, उनके लिए सरकारी पैमाने के आधार पर पटवारी और तहसीलदार और एसडीएम की रिपोर्ट और आख्या के बाद उसका जो मुआवजा तय केंद्र सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को दिया जाता है, उसका पैसा उतने निर्माण कार्य को करने के लिए किया जाता है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहे हर खबर के साथ।